हेलो दोस्तों, आज हम बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 5 जो है वो पढ़ेंगे। अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, जिसमें व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान हैं। और ये जो चैप्टर है वो धारा 35 यानी सेक्शन 35 से लेकर 62 तक का जो है इसमें प्रावधान है। और ये जो सीआरपीसी थी इससे पहले, उसमें भी ये चैप्टर नंबर 5 ही था, लेकिन सेक्शन ये 41 से लेकर 60A तक के इसमें प्रोविजन थे। ठीक है, अब ये जनरल प्रोविजन है व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित। यहाँ पे जो गिरफ्तारी की जाती है, अब उससे रिलेटेड जो जो प्रोविजन है उसमें हम पढ़ेंगे। पहले हम अगर देखें तो पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि गिरफ्तारी जो होती है, अरेस्ट जो होती है, वो होती क्या है, यानी हम किसको गिरफ्तारी कहेंगे, है ना। तो गिरफ्तारी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है और उसको विधि के अनुसार, कानून के अनुसार उसको क्या करना है, उसकी स्वतंत्रता, विधि के अनुसार उसकी स्वतंत्रता से उसको कंप्लीटली क्या कर देना है, डिप्राइव्ड कर देना है, उसको वंचित कर देना है। किससे? उसकी स्वतंत्रता से। कैसे? विधि के अनुसार। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं गिरफ्तारी। अब ये जो गिरफ्तारी है ये क्यों की जाती है, तो इसमें भी हम पढ़ते हैं कि भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पज क्या है। तो पर्पज क्या होता है, जब ट्रायल होता है तो भाई जब अपराध किया जाता है और अपराध के बाद में जब उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद, चार्जशीट के बाद जब उसका ट्रायल किया जाता है, तो ट्रायल के दौरान अभियुक्त की, जो एक्यूज्ड होता है, जिसने अपराध किया होता है, जिसके बारे में ट्रायल किया जाना है, तो अभियुक्त की उपस्थिति यानी उसकी प्रेजेंस को वहां पर सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना होता है। दूसरा क्या है कि अपराध, गिरफ्तारी इसलिए होती है ताकि अपराध का प्रिवेंशन किया जा सके, अपराध को रोका जा सके, यानी अपराध के निवारण के लिए। और विजिलेंस यानी सतर्कता के लिए, सतर्कता के संबंध में, ठीक है ना, सतर्कता के हित में। तीसरा यह है कि जब कोई अपराध किया जाता है तो व्यक्ति की जब गिरफ्तारी की जाती है तो वह अपना सही नाम और निवास स्थान, सही नाम और अपना निवास स्थान, इसका पता यानी करने के लिए। उसके बाद में पुलिस की ड्यूटी होती है अपराध का निवारण करना। ठीक है ना, तो जो पुलिस की ड्यूटी है उसके एग्जीक्यूशन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई भी बाधा नहीं आ पाए, इसके लिए उसका निवारण करना, उसको रोकना, प्रिवेंट करना। ठीक है ना, इस चीज के लिए अरेस्ट किया जाता है। अब बात आती है कि इस गिरफ्तारी का डिसीजन है वो कौन लेता है। तो जैसे गिरफ्तारी है, अरेस्ट है, वो दो प्रकार से होती है। एक होती है अरेस्ट बाय वारंट, यानी वारंट द्वारा गिरफ्तारी। ठीक है ना, और दूसरी होती है विदाउट वारंट, अरेस्ट बाय विदाउट वारंट, यानी बिना वारंट गिरफ्तारी। तो दो प्रकार की गिरफ्तारी होगी। जब वारंट चाहिएगा तो वारंट किससे चाहिए, मजिस्ट्रेट से वारंट चाहिए होता है। ठीक है ना, और बिना वारंट में यानी मजिस्ट्रेट से वारंट नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो गिरफ्तारी का निर्णय है वो या तो पुलिस लेगी, है ना, जब बिना वारंट की गिरफ्तारी करेगी, और या फिर मजिस्ट्रेट जो है वो आदेश देगा गिरफ्तारी का। तो इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है ना। अब जो इस गिरफ्तारी है उसका फॉर्मेट क्या होता है, जैसे वारंट के द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है तो इस वारंट का फॉर्म जो है, प्रारूप जो है वो क्या होगा। तो ये जो प्रारूप से संबंधित सेकंड जो शेड्यूल है, द्वितीय अनुसूची जो है जिसको हम बोलते हैं, उसमें प्रारूप के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। अब ये प्रारूप जैसे सीआरपीसी थी उसमें धारा 476 में था प्रारूप के संबंध में प्रावधान, और प्रेजेंट में बीएनएसएस में ये 522 में है। ठीक है, अब वहां पे प्रारूप टोटल 58 हो गए हैं, पहले 56 थे। 56 में एक नया पहला जुड़ गया है जो 35(3) से संबंधित है, यानी 35(3) जो 41A का नोटिस जो होता है उससे संबंधित।
पहला वाला प्रारूप नया जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक प्रारूप था 44A का, नंबरिंग था जो बाद में बीच में जोड़ा गया था सीआरपीसी में, तो उसी का क्रमांक चेंज हो गया, तो 2 के नंबर जो चेंज हो गए तो 56 के 58 हो गए। अब इसी में 58 में वारंट का जो प्रारूप है वो 3 नंबर का जो प्रारूप है वो वारंट का, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप है उसमें, ठीक है ना। किस तरीके से वारंट का प्रारूप होता है, फॉर्म कैसे होता है वो। अब बात आती है कि गिरफ्तारी जो है वो जब की जाती है तो वारंट द्वारा गिरफ्तारी होगी या बिना वारंट द्वारा गिरफ्तारी होगी। तो अभी उसी के संबंध में हम यहाँ पे प्रोविजन जो देखेंगे, जो बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है या गिरफ्तारी भी होती है तब उसके संबंध में क्या क्या प्रोविजन रहेंगे, किस तरीके से गिरफ्तारी होगी, है ना, उन सबको देखेंगे। तो पहला वाला जो सेक्शन है इसमें, ये जो 35 से या 62 तक जो सेक्शन है, चैप्टर है ये 35 से लेकर 62 तक, उसमें सबसे पहले आती है बात कि धारा 35 जो है उससे संबंधित। अब देखो ये डायरेक्ट हम केवल 35 को नहीं पढ़ेंगे, इसको यहां से ना एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, आप उसको जोड़ के आप अपने नोट्स में एक क्वेश्चन जो है लिख लेना, जो कि आपको भी पता होगा कि बिना वारंट गिरफ्तारी से संबंधित, विदाउट वारंट अरेस्ट से संबंधित रिलेटेड प्रोविजन बताइए। तो बिना वारंट गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रोविजन है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उनके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो पहले देखो अभी चैप्टर को ही पढ़ेंगे, मेंस के पर्पज से तो पढ़ नहीं रहे हैं, अभी चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है कि आपको याद रखना है, जैसे अब इसका आंसर जो बनेगा और जो कोरिलेट करना है आपको सेक्शन को, वो है धारा, अभी तो ये तो पहली होगी धारा 35 का क्लॉज 1 है जिसमें ए से लेकर आई तक के प्रोविजन है, ठीक है ना। उसके बाद में 35 का ही क्लॉज 6 है जब बिना वारंट गिरफ्तारी होती है। उसके बाद में धारा 39 है, ठीक है ना। उसके बाद में धारा 142 का क्लॉज 6 है, फिर 170 है, फिर 473 का क्लॉज 3 है, और एक और इसमें ऐड कर लेना जो पुलिस एक्ट की सेक्शन 34 है। इन सेक्शन के अधीन, ये बीएनएसएस की सेक्शन है और इन सेक्शंस के अधीन ही बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाती है। तो अब इसमें से जो हम पढ़ेंगे यहां पर, अब या तो हम सारे एक साथ ही पढ़ लें, है ना, तो एक एक करके सारे ही पढ़ लेंगे इनको, या पहले 35 को पढ़ लेते हैं, फिर 35 के सारे पढ़ लेते हैं, फिर 39, फिर 142 क्लॉज 6, फिर 170, फिर 473 का क्लॉज 3, इसको पढ़ लेते हैं एक साथ ही। तो ये पूरा मेंस का भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 35। अब धारा 35 क्या कहती है, यहाँ पर धारा 35 कहती है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यानी पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती, इसके संबंध में प्रोविजन है। अब इसके संबंध में जो प्रोविजन है ना, उसको भी आप एक ट्रिक बना लीजिए, आपको ऐसे याद रहे नहीं रहे, CR, जैसे हम CRPC पढ़ते थे ना, तो इसको CRPCS कर दो पूरा, CRPCS, और उसके बाद CRPC में क्या है, ऑर्डर, तो CRPCODERR यहां पे कर दो, ठीक है ना। तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, CRPCS ऑर्डर हो गया, है ना। CRPC में S जोड़ दो, CRPCS ऑर्डर, ODERR, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले देखो, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो यहां पर C हो गया ये, है ना, कि जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, है ना, यानी जो मोस्टली जो क्या होता है, जो 2 वर्ष से अधिक के अपराध होते हैं या 2 वर्ष से अधिक के अपराध जो होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो वो माने जाते हैं, है ना। और उसके बाद में तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, और इसकी जो डेफिनेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो आप पढ़े होंगे धारा 2G में, कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन,
ठीक है ना। इसमें वैसे डेफिनेशन नहीं दी हुई कि 2 वर्ष से 2 वर्ष से अधिक, वो है क्या, वो जब आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस की और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है, जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो 2O में है, तो यहां से जो मिल रहा है आपको, यहां केवल इतना ही दिया हुआ है कि संज्ञेय अपराध वो है जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जहां पे पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें जो ऑफेंस दिए हुए हैं उनको देखने पर साधारणतः ये लगता है कि जो 2 वर्ष से 2 वर्ष से अधिक के अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं, जो 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो ये चीज हो गई। तो यहां पर अब ये पहला वाला पॉइंट हो गया आपका कि जो पुलिस ऑफिसर होता है उसकी प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो वो गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी इसमें जो कंडीशन है यहां पर वो है जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद, यहां पर क्या है, उचित, यानी इसको जैसे इसमें क्या है ना, शब्दावली थोड़ा सा चेंज कर दिया बेयर एक्ट में, वहां पे था युक्त, ठीक है ना, युक्त परिवाद जो सीआरपीसी थी, अब यहां पे इसका नाम रख दिया उचित परिवाद, यानी है क्या ये, रीजनेबल कंप्लेंट। तो सीआरपीसीएस में हम क्या पढ़ रहे थे, दूसरा वाला, तो रीजनेबल कंप्लेंट यानी जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध उचित परिवार रीजनेबल कंप्लेंट की गई है, या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, तो इसको पूरा और लेंदी कर सकते हो, रीजनेबल कंप्लेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए, या फिर उसके बारे में उचित संदेह है ना, उचित संदेह है, यानी उसके बारे में क्या है, रीजनेबल सस्पिशियन, जो सस्पिशियन है उसके बारे में कि उसने क्या किया है, कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकती है, यानी यहां पर कितनी अवधि के कारावास है, 7 वर्ष से कम का, या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है। अब उसमें चाहे फाइन जुड़ा हो या फाइन नहीं जुड़ा है, संज्ञेय अपराध किया है। अब ये तो हो गई, अब उसके बाद में ये इनके साथ में कंडीशन भी जुड़ेंगी, कौन सी, है ना, यानी जिसके व्यक्ति के विरुद्ध जो है रीजनेबल कंप्लेंट किया गया है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या फिर रीजनेबल सस्पिशियन है उसके बारे में, सस्पिशियस है वो कि उसने 7 वर्ष तक के अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है जिसमें जुर्माना सहित है, जुर्माने के बिना है। कैसा अपराध है वो, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, यानी साथ साथ में ये भी कंडीशन है कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद जो रीजनेबल कंप्लेंट यहां पर की गई है, उस रीजनेबल कंप्लेंट के, या जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन का, या रीजनेबल जो सस्पिशियन है उसके क्या संदेह के आधार पर विश्वास करने का उसके पास कारण है पुलिस अधिकारी के पास कि उस व्यक्ति ने जिसके विरुद्ध ये सारी चीजें की गई है, कंप्लेंट हो, इंफॉर्मेशन हो, उक्त अपराध किया है, यानी 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध किया है। दूसरी कंडीशन क्या है, पुलिस अधिकारी का समाधान भी हो जाना चाहिए कि अब वो जो गिरफ्तार करेगा उस व्यक्ति को, तब ऐसी गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए की जा रही है ना। दूसरी कंडीशन, अपराध के प्रॉपर यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है ना। तीसरा, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के साथ किसी भी रीति से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, भाई ताकि वो एविडेंस को गायब ना करे। चौथा है, उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है, मतलब मान लो कि कोई भी विटनेस है, साक्षी है, उसको डराने धमकाने की संभावना है ना, उसको उत्प्रेरित करने की संभावना है, या उसे धमकी देने की संभावना है, या उसे ऐसा वचन दिया जा सकता है तो वचन देने की संभावना है ना, ताकि वो न्यायालय को उस अपराध के संबंध में जो फैक्ट है उनको वो बता ना सके, है ना, उस चीज से रोकने के लिए आवश्यक है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, तब भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये कंडीशन, 5 कंडीशन होते हैं। 5वीं कंडीशन है कि जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति
जब भी वो एक्सपेक्टेड है, वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती बिना गिरफ्तारी के, कि भाई अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो कोर्ट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा उसको, है ना, कैसे अपीयर किया जाएगा, तो इसलिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। तो ये सारी 5 कंडीशन इसमें दी हुई होती हैं। उन 5 कंडीशंस को जो है फॉलो करना है पुलिस ऑफिसर को। और अपराध कौन सा होना चाहिए? 7 वर्ष का या 7 वर्ष से कम अवधि का, ठीक है ना। अब पुलिस अधिकारी क्या करेगा? ऐसे अपराध से संबंधित जब गिरफ्तारी करेगा तब अपने कारण भी वहां पर जो है वो लिखेगा, ठीक। तो ये आपका जो है रीजनेबल जो है वो कंप्लेंट पर आधारित था। अब इसमें एक और प्रोवाइजो है कि पुलिस अधिकारी जो है ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, यानी अगर वो 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित नहीं है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल कंप्लेंट नहीं है या संदेह भी नहीं है, तब वो गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी लेखबद्ध करेगा वहां पर, ठीक है ना। तो ये आपका सीआरपीसीएस में से सी और आर कंप्लीट हो गए। दूसरा क्या है? सी आर, फिर यहां पर है आपका, ये भी आपका रीजनेबल इंफॉर्मेशन है, आपका क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है ना, ये उसी में ही शामिल है आपका सी आर, है ना। सी आर इसको आप कह सकते हो CRPCS। हाँ, CRPCS जो हमने बनाया था ना, उसमें क्या है कि ये जो सी है ना, इसको इंटरचेंज करना है यहां पर, यानी बाद में, पहले ये तो न्यूमेरिक बनाने के लिए ऐसा किया गया है CRPCS, इसको करना क्या है CRCPS, ऐसे चेंज कर देना, CP कर देना है। तो यहां पर ये हो जाएगी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तीसरे में, ठीक है ना। आपके आ गया होगा समझ में। तो CRPCS में जो C है ना, वो अब पहले है इस P से, तो जिसके विरुद्ध क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक है, तो यहां पर जो R था उसमें 7 वर्ष तक था और जो C है उसमें क्या है, 7 वर्ष से अधिक है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। अब वो जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना हो, है ना, 7 वर्ष से अधिक हो गया। और दूसरा क्या है, मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध हो गया। और पुलिस अधिकारी के पास में जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हुई है, उस सूचना के आधार पर विश्वास करने का कारण भी उसके पास में है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। तो ये तीसरा वाला पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद में जो चौथा वाला पॉइंट है वो है उद्घोषित अपराधी, यानी यहां पर जो CRPCS में P है ना, अब ये क्रॉस ऐसे बना लेना CRPCS में, तो C पहले आ जाएगा, P बाद में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये हो गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी, यानी जो इस संहिता के अधीन या फिर राज्य सरकार के आदेश द्वारा उसको क्या किया गया है, उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, तो उस अपराधी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो CRPC हो गया। अब आया S में क्या है, चुराई हुई संपत्ति, यानी ये क्या हो गया, स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है ना, प्रॉपर डाउट है उस संबंध में कि ये संपत्ति कैसी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से डाउट किया जा सकता है, ठीक है ना, जिसके कब्जे में। तो जिसके कब्जे में का मतलब क्या है, यहां पर व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को फिर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो CRPCS हो गया हमारा। अब है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या क्या था, इसको ऊपर कर लेते हैं। ऑर्डर में क्या क्या था, ODERR। तो इसमें O का मतलब क्या है, O का मतलब है यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा पहुंचाती है। किस में बाधा, तो ऑब्स्ट्रक्शन को आप इसको सेंटेंस को लंबा भी कर सकते हो कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर,
है ना, ऐसे करके। तो जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब क्या कर रहा होता है, वो अपना ड्यूटी कर रहा होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो विधिपूर्ण कस्टडी, लॉफुल कस्टडी से क्या है, निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, तो उसको भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो CRPCS O, अब हो गया D। D का मतलब यहां पर क्या हो गया, डेजर्टर। क्या बोलते हैं उसको, डेजर्टर। डेजर्टर क्या होता है, DESSERTER, ठीक है ना, डेजर्टर। डबल एस नहीं, सिंगल एस ही आएगी, DESSERTER। तो डेजर्टर है। डेजर्टर क्या होता है, जो सेना का जो सदस्य होता है, सेना में जो व्यक्ति रहता है आर्म फोर्स में, वो अगर वहां से भाग जाता है, तो जिस पर संघ के सशस्त्र बल में से, आर्म फोर्स में से किसी से डेजर्टर होने का उचित संदेह है कि ये वहां से भाग आया है, ठीक है ना। तो OD हो गया। अब है E का मतलब क्या है, यहां पर OD, जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा। तो इसमें शब्द है प्रत्यर्पण। अब इस प्रत्यर्पण को जो है हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिक्शन। एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। अब एक्स्ट्राडिक्शन क्या होते हैं, यानी जो भारत में अपराध कर दिए जाते हैं और फिर भारत से वो भाग जाते हैं। जैसे ये कौन से, विजय माल्या और ये जो थे, जो भारत से बाहर, भारत में अपराध करके भारत से भाग गए, और वो प्रत्यर्पण संधि के अधीन जो है उनको भारत में लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यानी भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता। या फिर कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर कोई अपराध कर देता है, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते भारत से बाहर कोई अपराध कर रहा है, और वो अपराध, उस अपराध के किए जाने पर जो है विचारण का जो क्षेत्राधिकार है वो किसका रहता है, भारतीय न्यायालय का होता है ना। यानी वो भारतीय विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय अपराध है। और जिसके लिए प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा वो भारत में पकड़े जाने का या कस्टडी में डिटेन किए जाने का वो भागी है, ठीक है ना। और ऐसा वो रह चुका है संबंध, प्रत्यर्पण संबंधी विधि के अधीन उसका संबंध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में रीजनेबल कंप्लेंट की जा चुकी है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है, या ये क्या है, क्रेडिबल सस्पिशियस उसके विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है। तो आपको ये पॉइंट भी याद हो गया होगा कि एक्स्ट्राडिक्शन संबंधी जो है वो अपराध करता है। अब उसके बाद में ODE हो गया। अब आता है R, 2 R बचे ना। तो पहला जो R है वो है रिलीज्ड कन्विक्ट। इसको क्या बोलेंगे, रिलीज्ड कन्विक्टेड, यानी छोड़ा गया सिद्ध दोष। छोड़ा गया सिद्ध दोष का मतलब क्या है, यानी दोष सिद्ध जो अपराधी है और उसको छोड़ा गया है, ठीक है ना। और उसको जो छोड़ा जाता है तो उसकी साथ में कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, जो धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को वह भंग करता है। अब ये CRPC में था धारा 356 का क्लॉज 5, ठीक है ना। अब है 394 के 5। जब कोई छोड़ा गया सिद्ध दोष व्यक्ति होता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपना 5 वर्ष तक अपना जो है नाम, पता और अपना एड्रेस वगैरह जो है वो देगा, ठीक है ना। तो यहां पर उससे ये अपेक्षा की जाती है, और वो अगर नहीं देता है, इस शर्त का भंग करता है, इस नियम का जो है उल्लंघन करता है, तो क्या होगा, उसको बिना वारंट के फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहां पर होता है, यानी राज्य सरकार क्या करती है, छोड़े गए जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं उनके निवास स्थान की, है ना, या फिर निवास स्थान अगर वो अपना चेंज कर देते हैं तो उसकी
या फिर अगर निवास स्थान पर वो एब्सेंट पाए जाते हैं तो उसकी सूचना से संबंधित जो वो नियम बनाती है, ठीक है ना। अब वो नियम का उल्लंघन करता है तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये हो गया रिलीज्ड कन्विक्ट। अब उसके बाद में जो लास्ट है इसका आई वाला पॉइंट, वो क्या है, वो है अध्यपेक्षा। इसमें शब्द है एक, है ना। अध्यपेक्षा का मतलब क्या होता है, ये होता है रिक्विजिशन, इसको बोलते हैं रिक्विजिशन। रिक्विसाइट मतलब किसी से अपेक्षा की जानी, यानी जैसे कोई पुलिस अधिकारी है वो अन्य पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तारी की प्रार्थना करता है कि ऐसे ऐसे ये अभियुक्त है आपके क्षेत्र में है और इसको गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है ना। तो जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित में या मौखिक अपेक्षा की जाती है, परंतु यह तब जबकि अपेक्षा से उस अध्यपेक्षा में रिक्वेस्ट से ही आया है कि उस रिक्वेस्ट में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या फिर अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है उसमें विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि ये जो रिक्वेस्ट की जा रही है गिरफ्तारी करने की, वो रिक्वेस्ट जारी करने वाले अधिकारी के द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है अन्य पुलिस अधिकारी से, वो रिक्वेस्ट करने वाला पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए, तभी उसको अन्य पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा, वरना तो वो कानून का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। असंज्ञेय अपराध में जो है वारंट से ही जो है गिरफ्तारी की जाती है, तो अगर वो ऐसे कर लेगा तो वो फिर जो है क्या हो जाएगा, हेबियस कॉर्पस में आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये यहां पर हमने पढ़ लिया आपका धारा 35 का ए से लेकर आई तक के जो प्रोविजन है फर्स्ट क्लॉज के। अब जो सेकंड क्लॉज है इसका, वो बिना वारंट की गिरफ्तारी से संबंधित जो वो नहीं है, ठीक है ना। तो अब या तो ये है कि पहले हम क्या करते हैं, जो वारंट से संबंधित है, अब चूंकि वहां पे सेक्शन नहीं है मैं आपको ओरली ऐसे ही बता देता हूं, क्योंकि बहुत आगे तक पीडीएफ को ऐसे ले जाना कि जहां 473 है या फिर 170 है ऐसे करके, तो इसमें एक एक करके मैं आपको सेक्शन को जो वो बता देता हूं, ठीक। जैसे इसके बाद में एक है धारा 35 का क्लॉज 6, आप देखिए यहां पर है, ये है आपका 35 का, जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन, 35 का क्लॉज 6, जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। यानी जब सूचना के निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान बताने का वो इच्छुक नहीं है, वहां पुलिस अधिकारी आदेशों के अधीन रहते हुए सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो यहां पर वो उसे बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है यहां पर। अब उसके बाद में अब जो नेक्स्ट है, जो बिना वारंट की गिरफ्तारी है, उसमें क्लॉज है, हमने पढ़ा था 39, ठीक है ना, दूसरा। तो 39 में जो है उसको देख लेते हैं। 39 जो सेक्शन है ना, वो आपकी सीआरपीसी की धारा जो 42 थी उससे संबंधित है, नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। यानी जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कैसा अपराध किया है, ये असंज्ञेय, देखो यहाँ पे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यानी यहां पर जैसे होता है ना कि संज्ञेय अपराध के संबंध में गिरफ्तारी की जाती है पुलिस वारंट के बिना, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी आ रहा है यहाँ पर कि धारा 39 एक्सेप्शन है कि असंज्ञेय अपराध में भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है यदि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का एक्यूजिशन यानी अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और अपना निवास स्थान बताने से वो क्या कर देता है, इनकार कर देता है, डिनाई कर देता है, या फिर वो अपना नाम गलत बता देता है,
ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस क्या है कि अपना नाम या निवास स्थान कैसा बता रहा है, गलत बता रहा है, तब वह ऐसे अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ताकि उसका नाम और उसका निवास स्थान अनिश्चित किया जा सके, एश्योर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर बिना वारंट गिरफ्तारी पर तो आपको इतना सा ही लिखना है कि नाम या निवास स्थान बताने से इनकार करने पर किसी असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को या गलत बताने पर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। बस इतना आपको लिखना है इसमें। बाकी ये पूरी सेक्शन को जो है वो पढ़ेंगे बाद में। अब उसके बाद में यहां पर हम देखेंगे धारा 35 से रिलेटेड यहां तक पॉइंट हो गए थे ना। हाँ, अब क्या है, यहां पर जो बिना वारंट गिरफ्तारी है उसमें एक और सेक्शन है आपकी, और वो कौन सी है? 142 का क्लॉज 6। तो 142 का जो क्लॉज 6 है, 142 का मतलब हो गया जो आपकी सीआरपीसी थी उसमें सेक्शन थी 123। ठीक है ना। यहां पर जो सेक्शन 123 का क्लॉज 6 था वो आपका बीएनएसएस में 142 का क्लॉज 6 है। ठीक है ना। तो यहां पर होता क्या है, जो व्यक्ति है उसको जब वो धारा 106 से लेकर 124 तक के जो हम अपराध पढ़ते हैं सीआरपीसी में, ठीक है ना, और यहां पर हम पढ़ते हैं जो धारा 125 से लेकर 125 से 143 तक के जो हम अपराध पढ़ते हैं यहाँ पर बीएनएसएस में, उनसे संबंधित ये जो है धारा है। तो उसी में धारा 123 का जो क्लॉज 6 है वो कहता है यहाँ पर कि जो डीएम और एसडीएम है उनके द्वारा, डीएम और एसडीएम उनके द्वारा सिक्योरिटी जो है वो भराई जाती है, जो पब्लिक न्यूसेंस जो है कारित करते हैं, प्रशांति बनाए रखने के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए या गुड बिहेवियर के लिए, सदाचार के लिए जो सिक्योरिटी ली जाती है, अगर उसको देने में, सिक्योरिटी देने में असफलता के कारण जो है उनको कारावास दे दिया जाता है जब वो सिक्योरिटी नहीं देते हैं, है ना। तो डीएम एसडीएम जो है उनको कारावासित व्यक्ति को छोड़ देते हैं। ठीक है ना। और छोड़ते किस पर है? वो शर्तों पर छोड़ते हैं, और इन्हीं शर्तों का जब वायलेशन कर दिया जाता है 142(6) के अधीन इन शर्तों का वायलेशन कर दिया जाता है तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना उनको क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है ना। तो ये आपका जो है 142 का क्लॉज 6 हो गया। अब है 170 नेक्स्ट, इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी में। तो जो 170 है इसमें वो है आपकी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनको रोकने के लिए, कोई व्यक्ति उन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं करे उनको रोकने के लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ठीक है ना। किसमें? धारा 170 में बीएनएसएस की। और जो सीआरपीसी की धारा है ये वो 151 है। ठीक। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन बीएनएसएस का धारा 473 का क्लॉज 3, और ये सीआरपीसी की धारा है 432 का क्लॉज 3। ठीक है ना। 432 क्लॉज 3, और यहां पर प्रेजेंट में कौन सी है? 473 क्लॉज 3। ये क्या है? जब किसी अभियुक्त को जो है दंडादेश पारित कर दिया जाता है तो उस दंडादेश का 3 चीजें की जाती हैं। एक तो निलंबन यानी सस्पेंशन, और एक उसका परिहार यानी रिमिट जो किया जाता है, और एक उसका रद्द किया जाता है ना, यानी कैंसिल कर दिया जाता है। तो जब ये निलंबन, परिहार या रद्द किया जाता है दंडादेश का, तब जो पुलिस अधिकारी है वो उस व्यक्ति को
जिसका दंडादेश का निलंबन, परिहार या रद्द किया गया है, तब पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश कर, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है ना। तो ये आपका 473 का क्लॉज 3 हो गया। अब उसके बाद में एक जो सेक्शन है वो है पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34। अब जो धारा 34 है ना, वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए करती क्या है कि जो लोक मार्ग होते हैं, लोक रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं, गली होती है, वहां पे कोई अगर जो अपराध उसमें धारा 34 में दिए हुए हैं उनको कोई व्यक्ति करता है तो उनको करने से रोकने के लिए, जिससे पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है, पब्लिक को एनवायंस हो सकती है, परेशानी हो सकती है, जिसको क्षोभ, बाधा, है ना, परेशानी ये बोलते हैं, तो वो चीज जब हो सकती है तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकता है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है धारा 34 के अधीन। ठीक, तो ये आपका पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है, उससे संबंधित ये प्रोविजन कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने धारा 35 के क्लॉज 1 से लेकर A to I CRPCS ऑर्डर से संबंधित जो ट्रिक थी, और उसके बाद धारा 39 जो CRPC की 42 थी, फिर 142 क्लॉज 6, फिर 170, फिर 473 का क्लॉज 3 और पुलिस एक्ट की धारा 34। इनसे संबंधित प्रोविजन का एक मेंस का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। अब उसके बाद में और क्या है इससे संबंधित, अब जो गिरफ्तारी की जा रही है उस गिरफ्तारी से संबंधित यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। वो क्या है, पहला तो ये है कि जब जो गिरफ्तारी की जा रही है वो एक्चुअली, चलो वो उसमें पढ़ लेंगे, नेक्स्ट जो सेक्शन आएगी ना 34-35 उसमें उसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी हम 34-35 नहीं, मतलब 43 में जो है वहां पे जहां पे गिरफ्तारी कैसे की जाती है वहां पे पढ़ेंगे। एक केस है उसको पढ़ेंगे, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल का। ठीक है ना। तो ये इतना आपको जो है इसमें याद रखना है। अब आते हैं धारा 35 का ही जो क्लॉज 2 है उस पर। धारा 35 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 39 का मतलब क्या हो गया, जो धारा 42 थी आपकी CRPC की, 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, और जिसके विरुद्ध क्या किया गया, कोई कंप्लेंट की गई है, या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है, वह मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर 42 की कंडीशन नहीं है तो उसको मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यहां पर ये वारंट के द्वारा गिरफ्तारी जो है उसको बता रहा है 35 का क्लॉज 2। ठीक, अब यहां पर आपको एक केस और मिलेगा, वो है मधुलिमय वर्सेस SDM मुंगेर। ये केस है 1971 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या कहा था, ये जो क्लॉज 2 है 35 का इससे रिलेटेड है, यानी पहले क्या थी, ये धारा 41 का क्लॉज 2 थी। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 41(2) है, यानी प्रेजेंट में जो 35(2) है उसके प्रावधान धारा 107 जो CRPC के है, यानी प्रेजेंट में धारा 126 के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते हैं। यानी वहां अगर वो असंज्ञेय अपराध कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि वहां पर प्रशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान है, और वहां पर अगर वो कर रहा है तब उसको रोकने के लिए वो बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है भले ही। ठीक है ना। लेकिन इसलिए ये कह रहा है कि 41(2) के प्रावधान 107 पर लागू नहीं होते हैं कार्रवाई पर। ठीक है ना। तो इस केस में ये बात कही गई थी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें वो है 35 का क्लॉज 3। अब 35 का जो क्लॉज 3 है वो यहां पर है धारा 41A जो
सीआरपीसी के 41A है उसका क्लॉज 1, ठीक है ना। अब 41A जो है वो बात करती है जो पुलिस अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 का मतलब कौन सा हो गया, जो बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा रही है, ए से आई तक के जो प्रोविजन थे उसमें, ठीक है ना, उसके अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद यानी यहाँ पर प्रॉपर कंप्लेंट की जा चुकी है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है या उचित संदेह है कि उसने कैसा अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। तो यहां पर मेनली क्या कह रहा है कि जो बिना वारंट की गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, अब पुलिस अधिकारी को लगता है कि कोई संज्ञेय अपराध है ना, और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है जो धारा 35 के क्लॉज 1 के अधीन की गई है, वहां पर उसकी गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, और उस व्यक्ति को, मामला ऐसा है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध प्रॉपर कंप्लेंट भी की गई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, या प्रॉपर क्या है, सस्पिशियस है ना, क्या है उसके बारे में कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, तो भले ही उसने संज्ञेय अपराध किया है और वो ए से आई तक के प्रोविजन में नहीं आता है, तो उसको क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस देना जरूरी है उसको उपस्थित होने के लिए। तो इसमें नोटिस की बात की गई है। अब 41A का क्लॉज 1 जो है नोटिस के बारे में बात करता है, और जो पुलिस की जो लैंग्वेज होती है वो उसमें यही कहते हैं कि 41A का नोटिस जो वो जारी होना आवश्यक है। तो 41A का नोटिस जारी करती है पुलिस जो है, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड जो है एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है, और वो है अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साधारणतः क्या है कि 7 वर्ष तक के जो अपराध है ना, 7 वर्ष तक के कारावास से जो दंडनीय अपराध होते हैं, उन अपराधों में जो आरोपी है उसको नोटिस देना आवश्यक है, नोटिस देना आवश्यक है। तो ये बात जो है वो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य के केस में कही गई थी, ठीक है। अब यहां पर जो एक और चीज है कि जो नोटिस है, जो नोटिस दिया जाता है 35(3) का, अब तो नोटिस कितने का दिया जाएगा, 35(3) का नोटिस दिया जाएगा। तो 35(3) के नोटिस से संबंधित जो फॉर्म है, प्रारूप जो है वो प्रारूप संख्या 1 है, और ये नया जोड़ा गया है बीएनएसएस में, ठीक है ना, सेकंड शेड्यूल में है, सेकंड शेड्यूल में है, और ये धारा 522 बीएनएसएस और 476 सीआरपीसी से संबंधित है। तो आपको यहां पर ये भी याद रखना है कि जो 35(3) का नोटिस जो वो दिया जाता है उसका प्रारूप जो फॉर्म जो वो कहां पर है, पहला वाला प्रारूप है, नया जोड़ा गया है, सेकंड शेड्यूल में है, और प्रारूप से संबंधित, फॉर्म से संबंधित जो सेक्शन है वो 522 है, ठीक है ना। वहां पर 522 में बस यही कहा गया है कि सेकंड शेड्यूल में प्रारूप दिया हुआ है, उसी के अधीन उसका पालन जो पुलिस अधिकारी कराएंगे नोटिस के लिए, ठीक। अब उसके बाद में इसका आता है नेक्स्ट, ये हो गई आपकी, ये है 41A का क्लॉज 1 जो 35(3) है, ठीक, और ये है 41A का क्लॉज 2 जो क्लॉज 4 है 35 का। जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का ये जो है दायित्व है, कर्तव्य है कि वह सूचना की शर्तों का पालन करेगा, ठीक है। यानी नोटिस जारी जो किया गया 35(3) का, उसका पालन जो है वो व्यक्ति करेगा। तो ये 35(4) हो गया। 5 में क्या है, यहां पर भी ए का क्लॉज 3 हो गया, ये 41A का। जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है
और अनुपालन करता ही रहता है, वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारण यानी कारण लेखबद्ध करके पुलिस अधिकारी ये राय ना हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, है ना। तो अगर वो अनुपालन कर रहा है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अनुपालन करना बंद कर देता तो पुलिस अधिकारी जो कारण लेखबद्ध करके उसको गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर जो पॉइंट है वो है 41A का ही क्लॉज 4। ये क्या कह रहा है, जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है। तो पहले में तो ये यहां पर जो देखेंगे 35(4) में क्या कह रहा है, अनुपालन करना पड़ेगा। अनुपालन कर रहा है तो पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार नहीं करेगा, और अनुपालन नहीं कर रहा है तब क्या किया जाएगा, या फिर अपनी पहचान यहां कराने का वो अनिच्छुक है व्यक्ति, या वहां पर पुलिस अधिकारी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो कोर्ट ने पारित किए हैं सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये चीज कही गई। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहां पर वो है इसका 7 क्लॉज 35 का। ये नया जोड़ा गया है 35 का क्लॉज 7। ये क्या कहता है, ये यहां पर नया जोड़ा गया है। ये कह रहा है कि कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, और ऐसा व्यक्ति जो शिथिलांग है, शिथिलांग क्या होता है, जो वो होता है क्या कहते हैं, पीड़ित होता है मतलब किसी बीमारी से, या फिर 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति की आयु का है, मतलब 60 वर्ष से अधिक की आयु का है ना। तो चाहे वो शिथिलांग का मतलब हो गया जो इन्फर्मिटी जो होती है, तो इन्फर्म जो होता है इन्फर्मिटी से संबंधित है या इन्फर्म, तो शिथिलांग है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, वहां पर ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक का मतलब क्या हो गया, जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, डीएसपी से नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए, और उस अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी क्या, गिरफ्तारी। तो कोई भी गिरफ्तारी, यहां से प्री का क्वेश्चन ये बन गया है कि कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराधी के मामले में जो 3 साल से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है, और ऐसा व्यक्ति जो 3 साल से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है लेकिन वो क्या है, शिथिलांग है, और लगा हुआ है, केवल एक कंडीशन नहीं है, ये शिथिलांग व्यक्ति के लिए जो इन्फर्मिटी से पीड़ित है उसके लिए है, और दूसरी ये 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए है। तब वहां पर डीएसपी से ऊपर का जो अधिकारी रहेगा या डीएसपी जो रहेगा उसकी पूर्व अनुमति से ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है ना, यहां पर ये बात ये कह रहा है। तो इसमें आपको जो है इतना याद रखना है। अब जो नेक्स्ट है यहां पर, अब हम देखेंगे धारा 36। ठीक है ना, धारा 36 क्या कहती है, यहां पर धारा 36 कहती है प्रत्येक पुलिस अधिकारी, यानी इसमें क्या है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दिए हुए हैं। तो ये जो सेक्शन है ये 41B है आपकी सीआरपीसी की। तो यहां पर गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है ना वो बताई गई है, और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो यहां पर क्या है, गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी की कर्तव्य प्रक्रिया की प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय क्या क्या करेगा, अपने नाम की, जैसे पुलिस अधिकारी की हर कोई आपने देखा होगा ना, प्रेजेंट में तो मोबाइल से वीडियो बन जाती है कि आपकी नेम प्लेट वो देखता है, तुरंत ही सीने पे उसके लगी हुई नेम प्लेट रहती है। तो अपने नाम की सही और दृश्यमान मतलब दिखनी चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट पहचान होनी चाहिए, वो धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सकती है कि हाँ भाई वो पुलिस अधिकारी है। ठीक है ना। दूसरा, गिरफ्तारी का वो एक मेमोरेंडम तैयार करेगा, एक मेमो तैयार करेगा, और वो जो मेमो होगा उसमें कम से कम एक विटनेस के द्वारा उसको अनुप्रमाणित किया जाएगा, है ना, यानी अटेस्टेड किया जाएगा। जो गिरफ्तार किए और किसके जो विटनेस रहेगा वो कौन रहेगा, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसी की फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है वो, या फिर उसी इलाके का
यानी उसी एरिया का, लोकेलिटी का जहां गिरफ्तारी की गई है, कोई रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए, यानी रेस्पेक्टेबल मेंबर जो है वो होना चाहिए। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है मेमो में, और क्या रहेगा, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके द्वारा उसको क्या होगा, काउंटर साइन यानी प्रति हस्ताक्षरित होगा। क्या होगा उसको, काउंटर साइन, काउंटर साइन जो है वो किया जाएगा। ठीक। तो दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, गिरफ्तारी करते समय और क्या करेगा पुलिस अधिकारी, जब तक उसके फैमिली के किसी सदस्य के द्वारा उस मेमो को अटेस्ट नहीं कर दिया जाता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वो सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका भी वो नाम देता है, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। ठीक है ना। तो जब तक फैमिली का कोई मेंबर उसको अटेस्ट नहीं करता है मेमो को, तब तक वो बोलेगा पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को कि भाई जिसको भी अपना बोलना है, बताना है, वो बता दो कि तुम्हारी गिरफ्तारी की जा रही है। ठीक। तो यहाँ पर ये 41B से संबंधित जो है वो फैक्ट थे, जो कि धारा 36 से संबंधित है। अब इसी में आपको जो है एक केस है वो याद रखना है, वो है डी के बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 1997 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें गिरफ्तारी के संबंध में डायरेक्शन दिए गए थे, डायरेक्शन इसमें दिए गए थे। अब डायरेक्शन जो थे वो क्या थे, तो जो डायरेक्शन थे उसमें एक तो ये था, जैसे हमें अभी जो 36 में पढ़ा ना फर्स्ट में, कि जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, अपना पद और अपना नाम ये बताएगा जो वो गिरफ्तार करेगा। दूसरी, पुलिस अधिकारी क्या करेगा, एक मेमो तैयार करेगा, है ना, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि एक मेमो तैयार करेगा और उस पर 2 साक्षियों के साइन होंगे, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के या मोहल्ले के होंगे, जो हमने अभी पढ़ा है। तो उसी से संबंधित फैक्ट इसमें बताए गए थे। तीसरा जो पॉइंट था इसमें यह था कि गिरफ्तारी का जो है टाइम, प्लेस और कस्टडी के स्थान की सूचना उसके संबंधियों को या उसके मित्र को जो है वो दी जाएगी। फिर चौथा वाला जो पॉइंट था उसमें यह था कि गिरफ्तार व्यक्ति अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसकी डॉक्टरी जांच भी कराई जाएगी और डॉक्टरी जांच उसकी गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर कराई जाएगी। उसके बाद में जो 5वां पॉइंट बताया, ये बताया कि पूछताछ करने के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने एडवोकेट से, अपने अधिवक्ता से मिलने का भी राइट होगा। ठीक है ना। तो एडवोकेट से मिलने का राइट होगा। तो ये बातें डी.के. बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के केस में बताई गई थी। ठीक। तो यहां पर आपका जो है वो इतनी चीजें हो गई। अब जो गिरफ्तारी कर रहा है यहां पर व्यक्ति, उसके संबंध में तो ये चीजें हो गई। ठीक है ना। अब इसमें एक यहां पर जो है जो नोटिस दी जाती है व्यक्ति को, उसके संबंध में यहां पर एक केस है, रिसेंट का केस है जो 35(3) है, उससे संबंध में है। जो 35(3) है यहां पर, उसके संबंध में एक रिसेंट का केस और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो नोटिस दी जाती है, जो 41A का जो क्लॉज 1 है और यहां पर जो धारा 35(3) है, उसके संबंध में एक केस है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2025 सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली ये केस 2 बार हुआ है, एक 2022 के नाम से भी ये केस है और 2025 के नाम से भी ये केस है। जब 2022 के नाम से केस था, तब इसमें ये बोला था कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में, उसकी हाजिरी यानी उपस्थिति के संबंध में धारा 41 और 41A, है ना, और अरनेश
अरनेश कुमार के मामले में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो क्या है, कर्तव्यबद्ध हैं, और इनका अनुपालन अगर नहीं करते हैं तो अभियुक्त फिर जमानत पाने का हकदार होगा। 2025 वाले में क्या बात बोली, 2025 वाले में ये बात बोली कि व्हाट्सएप के द्वारा या फिर अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीका है उससे जो तामील की जाती है, उससे जो सर्विस की जाती है इंफॉर्मेशन नोटिस की, वो धारा 35 के अंतर्गत में सूचना तामील का तरीका नहीं है। यानी व्हाट्सएप के द्वारा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो नोटिस दी जाती है वो एक तामील का तरीका नहीं है, क्योंकि वो बीएनएसएस का ही जो चैप्टर नंबर 7 है, जो कि सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 6 था, उसके अनुरूप नहीं है ना। जो समन की तामील और वारंट की तामील जो वहां पे दी हुई है उनके संबंध में उनके अनुरूप वो नहीं है। तो इसीलिए इसमें सभी राज्यों को और सभी यूनियन टेरिटरी वाले उनको अपने संबंधित पुलिस मशीनरी को तामील के तरीके में सूचना जारी करने के लिए एक अतिरिक्त स्थायी आदेश अवश्य ही जारी करना चाहिए, ये बात इसमें कही गई थी। ठीक है ना। यानी व्हाट्सएप के द्वारा और उसके द्वारा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक अतिरिक्त स्थायी आदेश भी उन्हें अवश्य ही जारी करना चाहिए। केवल ये नहीं कि व्हाट्सएप से ही आप उसकी तामील करवाओगे, नोटिस भेज दोगे। ठीक, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट केस था। तो ये आपका जो है क्या हो गया, धारा 35 से संबंधित प्रोविजन और धारा 36 से संबंधित प्रोविजन आपके कंप्लीट हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट धारा 37 की। तो 41A हो गया, 41B हो गया। अब यहाँ पे धारा 37 में क्या रहेगा, 37 में आ गई 41C, यहां पर हो गई 41C। 41C क्या है, यहां पर पदाविहित पुलिस अधिकारी से संबंधित है, यानी ये डेजिग्नेटेड जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनसे संबंधित है। इसमें क्या है, प्रत्येक जिला और राज्य स्तर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना, पुलिस कंट्रोल रूम पीसीआर। तो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना करेगी। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला तो प्री का क्वेश्चन यही बन गया कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब यहां पर जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका दूसरा वाला पॉइंट, वो न्यू पॉइंट इसमें जोड़ा गया है। ठीक है ना। ये कह रहा है कि प्रत्येक जिले में और प्रत्येक पुलिस थाने में किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को डेजिग्नेट करेगी राज्य सरकार, जिले में और पुलिस थाने में। किसको, जो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक का मतलब क्या हो गया, एएसआई। एएसआई की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो एएसआई या एएसआई से ऊपर के अधिकारी को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते, अपराध की प्रकृति है ना जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, और जो पुलिस थाने में और जिला स्तर के मुख्यालयों पर किसी भी रीति में जिसमें डिजिटल तरीका भी शामिल है, इसके संबंध में जानकारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहां पर एएसआई की ड्यूटी एक तरह से बताई गई है। और जो 41C का क्लॉज 3 है वो यहां से हटा दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद में आती है धारा 38 आपकी सीआरपीसी की धारा 41D के साथ में कोरिलेट करती है। धारा 38 में है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। यानी इस धारा को हम पढ़ते हैं, जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार यानी राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, इसके साथ में हम कोरिलेट करते हैं इसको, धारा 38 को। ठीक है ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के साथ में। वैसे अभी बेसिक रूप से ये है, ये जान लो। उसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं धारा 49 से लेकर, ठीक है ना, जिसमें 41D भी रहती है, जिसमें 41D है, 49 है, 50 है। मतलब ये हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली सीआरपीसी का ये अगर एक बार देख लेते हैं, 50 हो गया, 50A हो गया, फिर
54 से मतलब 54 हो गया, 55 हो गया, 55A हो गया, उसके बाद में 56 हो गया, 57 हो गया, ठीक है ना। फिर 167 हो गया, 303 हो गया और 304 हो गया। ये बेसिकली जो इसमें जो 41D है वो कोरिलेट करता है 303 और 304 से। लेकिन जो इसमें ग्रुप बनता है क्वेश्चन में, मेंस का जो अगर क्वेश्चन देखेंगे आप, तो उसमें गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के संबंध में जो प्रावधान अगर पूछता है, तब 41D 49, 50, 50 और 54 से 57 तक, फिर 167 और 303, 304। अब इसको देखते हैं BNSS के साथ में। तो BNSS के साथ में देखेंगे तो 41D आपका हो गया 38, ठीक है ना। फिर 49 हो गया आपका 46, 50 हो गया 47, 50A हो गया 48, फिर उसके बाद 54 से 57 का जो प्रोविजन है वो आपका हो गया 53 से लेकर 58 तक, ठीक, 53 से 58 तक। और फिर 167 हो गई सेक्शन आपकी 187, 303 हो गई आपकी 340 और 304 हो गई 341। तो ये प्रोविजन एक मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से हैं। अब इनको एक साथ, अब इनको मतलब अब पढ़ेंगे क्रम से, ठीक है ना। तो पहले आता है 41D यानी आपका 38। अब 38 सेक्शन क्या कहता है, ये हमने अभी पढ़ा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, लेकिन उसे ये अधिकार अपनी संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं रहेगा, सिर्फ जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तब, ठीक है ना। अब उसके बाद में धारा 38 के बाद आती है धारा 39। 39 हम पढ़ चुके हैं, जो कि CRPC की धारा 42 है उसके साथ में, ठीक है ना। यानी नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी की जाती है। और किस अपराध में की जाती है, असंज्ञेय अपराध के संबंध में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में। तो जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में क्या किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का अभियोग लगाया गया है, एक्यूजेशन चला है उसके विरुद्ध, तो उस पुलिस अधिकारी की मांग पर अगर वो अपना नाम और अपना निवास बताने से इनकार कर देता है, या फिर क्या बताता है, गलत बताता है, मिथ्या बताता है, तब जो पुलिस अधिकारी है वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि उसका नाम और उसका निवास सुनिश्चित किया जा सके, एश्योर किया जा सके, निश्चित किया जा सके, ठीक है ना। दूसरा इसमें यह है कि जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अगर निश्चित कर लिया जाता है, तब वह इस बंद पत्र या जमानत पत्र पर, ठीक है ना। पहले इसमें क्या था कि प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र, अब क्या हो गया, बंद पत्र या जमानत पत्र, क्योंकि बंद पत्र और जमानत पत्र यानी बॉन्ड की और बेल बॉन्ड की दोनों की डेफिनेशन दी हुई है अब, ठीक है ना। तो बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, तब वह उसके समक्ष उपस्थित होगा। यानी बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर इसलिए छोड़ा जाता है कि आप जो है जब बुलाया जाएगा तुम्हें, तो तब जो है आप उपस्थित रहोगे, प्रेजेंट हो जाओगे, अपीयर होगे, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की उससे अपेक्षा की जाती है कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जब बुलाया जाए तब उपस्थित होगा, तो उसको बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है, यानी अगर वो भारत में नहीं रहता है, तो वह बेल बॉन्ड भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। यानी अगर कोई बाहर रहता है तो उसके संबंध में जो प्रतिभू रहेंगे, जो श्योरिटीज रहेंगी, वो भारत से ही वो अपने जो विश्वास के अपने जो रिलेटिव रहेंगे उनको प्रतिभू बनाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भारत से बाहर है तो वहीं के अपने जो कोई प्रतिभू बनाकर वहीं से वहीं वो बेल ले लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। अब उसके बाद में तीसरा क्लॉज क्या कहता है इसका, 42 का, कि यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति का अगर सही नाम और निवास जो निश्चित नहीं किया जा सकता है, या फिर यदि वो बॉन्ड और बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करने में, या यदि ऐसा एक्सपेक्टेशन की जाती है कि पर्याप्त प्रतिभू देने में वो असफल रहता है, यानी उसके जो प्रतिभू हैं, श्योरिटी हैं, यानी उसके जो उसके गवाह मतलब जो है श्योरिटीज जो हैं, उसके जो दो व्यक्ति जो रहते हैं वो नहीं आते हैं,
तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास में उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब 24 घंटे गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति का सही निवास स्थान निवास अब निश्चित नहीं किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो वो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी धारा 39 जो है वो है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 40। अब 40 जो सेक्शन है वो है प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा उसके संबंध में प्रावधान करती है। और ये जो धारा 40 है वो सीआरपीसी की धारा कौन सी है, 43। ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जो गिरफ्तारी की जाती है उसकी कंडीशन क्या है। तो कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल, इसको याद रखना, ये प्री का भी क्वेश्चन है, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, नॉन बेलेबल प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या फिर वो उद्घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको गिरफ्तार कर सकता है या फिर उसे गिरफ्तार करवा भी सकता है, अरेस्ट करवा सकता है, या तो खुद अरेस्ट कर सकता है या फिर अरेस्ट करवा सकता है। और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना कितने घंटे के भीतर, 6 घंटे के भीतर, यहाँ पे ये टाइम जोड़ दिया है, ठीक है ना, इसको जोड़ा गया है, अनावश्यक विलंब के बिना यानी 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। तो आपको इसमें 43 यानी 40 सेक्शन में आपको टाइम यहाँ पे याद रखना है, प्री का क्वेश्चन बन जा रहा है कि 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या फिर हवाले करवा देगा, या फिर पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में एब्सेंस में, ये हो गया अनुपस्थिति में, एब्सेंस में ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या उसे भिजवाएगा। तो ये आपका जो है वो धारा 40 हो गई, जो नहीं प्राइवेट पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी। अब उसके बाद में इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 की उपधारा 1 यानी जो बिना वारंट की गिरफ्तारी है उसके अधीन में आता है, तो पुलिस अधिकारी इसको क्या करेगा, तुरंत कस्टडी में ले लेगा। इससे पहले यहाँ पे सीआरपीसी में लिखा था कि फिर से गिरफ्तार करेगा, तो फिर से गिरफ्तार करने की जगह पे क्या आ गया है, उसे अभिरक्षा में कस्टडी में ले लेगा। अब कस्टडी में ले लिया है, लेकिन यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने कैसा अपराध किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति कैसे कब गिरफ्तार कर रहा था, जब नॉन बेलेबल प्लस कॉग्निजेबल, ठीक है ना, इनको प्लस के साथ में है, ये या में नहीं है, इसको याद रखना है, अथवा में या और में नहीं है, ये प्लस में है, ठीक है ना, नॉन बेलेबल प्लस कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना निवास और नाम बताने से इनकार कर देता है। ऑफेंस कैसा है इसका यहाँ पे, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है ना, या फिर नाम निवास बताता है जो कि गलत है, तो उसके विषय में धारा 39 के उपबंध यानी जो 42 वाली थी नाम निवास बताने से इनकार करने पर, तो धारा 39 के उपबंध के अधीन उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर पर्याप्त कारण नहीं है विश्वास करने का कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, तो फिर उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जो गिरफ्तारी की जाती है तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर पुलिस के काम बताए गए हैं कि पुलिस क्या करेगी उसको, या तो वह उसे अपनी कस्टडी में जब ले लेगी, अब कस्टडी में लेने के बाद में वह देखेगी कि इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और वह उससे फिर नाम निवास स्थान पूछेगी। अब नाम निवास स्थान बताने से इनकार अगर करता है वो, ठीक है ना, या फिर मिथ्या बताता है, तो फिर उसको क्या करेगी, तुरंत फिर गिरफ्तार कर लेगी उसको, फिर तो बिना वारंट के गिरफ्तार होता है उसमें, तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तुरंत ही, ठीक है ना। और अगर उसे लगता है कि निवास स्थान बता रहा है और या फिर असंज्ञेय अपराध नहीं किया है, उसे ऐसा लग रहा है, तो फिर उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है धारा 40 जो है वो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी पर प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करती है। अब इसके संबंध में एक दो केस है। केस क्या है, एक तो केस है धारा 40 से रिलेटेड गोकुल वर्सेस
एम्परर का केस, ये 1926 का केस है। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा था कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को मात्र इत्तला या संदेह, डाउट, यानी केवल इंफॉर्मेशन या डाउट के आधार पर उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये इस केस में कही गई थी। दूसरा इसमें जो केस है वो है करतार वर्सेस राज्य, 1956, ये केस है। इसमें क्या बोला? इसमें बोला था कि गिरफ्तारी के लिए उसकी उपस्थिति यानी प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में या फिर प्राइवेट व्यक्ति की दृष्टि में किसी अपराध का कारित किया जाना आवश्यक है। तो इसमें ये बात बोली थी कि प्राइवेट पर्सन जो होता है उसकी उपस्थिति में या फिर उसकी दृष्टि में ही किसी अपराध का कारित किया जाना आवश्यक है, तभी उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, तो धारा 40 से रिलेटेड ये हो गए। अब नेक्स्ट है आपका धारा 41। यहां मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी हो रही है, यानी ये सेक्शन जो कोरिलेट करती है वो 44 सीआरपीसी से। इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट इसमें कौन सा है? या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, इनकी उपस्थिति में होना चाहिए। दूसरी बात यह है गिरफ्तारी करने के लिए उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर होना चाहिए। तीसरी पॉइंट ये हो गया। कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या फिर गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है, और तब जमानत के बारे में अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है, अधीन रहते हुए। इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को क्या कर सकता है? कस्टडी के लिए उसको सुपुर्द कर सकता है, यानी कस्टडी के लिए भेज सकता है। ठीक है ना, नियरेस्ट उसमें जो है अपना। उसके बाद देखेंगे कोई एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। ठीक है ना, यानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता यानी लोकल जुरिस्डिक्शन के भीतर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या फिर अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है ना, और किसके लिए दे सकता है? जिसकी गिरफ्तारी के लिए यानी जिसको अरेस्ट करने के लिए वह उस समय पर और उस कंडीशंस में वारंट जारी करने के लिए सक्षम होना चाहिए, वो तभी करेगा। यानी अगर कोई मजिस्ट्रेट अगर किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में है और वहां पे उसके सामने कोई अपराध हो रहा है, तब वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसकी प्रेजेंस में तभी होना चाहिए जब वो उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के भीतर हो। ठीक, तो ये यहाँ पे धारा 41 कंप्लीट होती है। इसमें इतनी बात थी। अब उसके बाद में जो इसमें नेक्स्ट है वो है धारा 42। धारा 42 क्या कहती है? धारा 42 आपकी है, ये धारा 45 यानी सेक्शन 45 जो आपके सीआरपीसी उससे रिलेटेड। इसमें है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट, ये है। तो जो धारा 35 और धारा 39 से लेकर 41 तक की जो धाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ का यानी यूनियन का सशस्त्र बलों आर्म फोर्स का कोई भी मेंबर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में यानी क्या कर रहा है? वो एग्जीक्यूट कर रहा है अपने ऑफिशियल पदीय कर्तव्य का मतलब क्या हो गया? अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के निर्वहन करने में यानी डिस्चार्ज करने में उसके द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना ले ली गई हो। ठीक है ना, तो जैसे अगर मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म फोर्स का कोई मेंबर है और वो आता है, ठीक है ना, और वहां पे अपनी वो ड्यूटी निभा रहा है और ड्यूटी निभाने में उसके द्वारा कोई भी काम ऐसा किया जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, तब भी उसको अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना,
स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा ये डायरेक्शन दे सकती है कि उसमें अधिसूचना में जो स्पेसिफाइड रहेगा फोर्स, उसके ऐसे वर्ग, क्लास यानी के मेंबर को जिन्हें लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का जो कार्य सौंपा गया है, वे कहीं भी सेवा कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, वहां उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे। ठीक है ना, वहां पर इसका मतलब हो गया कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार के स्थान पर क्या है, राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। यानी वहां पर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो ये यहाँ तक के 45 तक के प्रोविजन है। अब इसके बाद में जो प्रोविजन है वो है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, धारा 43, सेक्शन 43। इसको हम कल देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले वीडियो में मतलब। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू सो मच।